बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम की फर्स्ट लेक्चर में के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इंफॉर्मेशन के इस क्लास में हम सारा बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, इसके हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका हमारे पास यूजेस क्या है, सारा बेसिक हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा हो तो आप फिर मुझे बताया करें। मैं आपके लिए दोबारा इसको क्लास अरेंज करूँगी एंड इसको आपको दोबारा समझाऊँगी। तो चलो स्टूडेंट आगे जाते हैं और अपनी लेक्चर का आगाज़ करते हैं एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। 3-4 लेक्चर मैंने ऐसे बनाए हैं कि जिसमें आप लोगों का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तभी आपको बाकी चीज़ों की समझ आएगी, क्योंकि ये बेसिक है। कंसेप्ट क्लियर करना ये आपके लिए एक बुनियाद है। आप लोगों को अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड और चीज़ें आएंगी तो फिर इजीली समझ आएंगी। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंसेप्ट है, आप लोग जानते हो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है। इंफॉर्मेशन से पहले आप लोगों ने जाना है डेटा को, कि हमारे पास डेटा क्या होते हैं। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटा से बनता है। आपके पास कुछ मटेरियल हो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हो, कुछ कलेक्शन हो, इसके प्रोसेस के बाद ही आपके पास इंफॉर्मेशन बनता है। तो आप लोगों ने पहले तो इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, फिर ही हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जाएंगे और उसी के बाकी जो हमारे पास बेसिक्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वही समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को ज़रा डिस्कस करेंगे। डेटा हमारे पास में अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो हमारे पास कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो, कुछ भी रफली हो, सही है, जिस पर हम ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं ना तो उस पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। सही है, मीन कुछ भी रफली हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास डेटा कहलाता है। अब उस रफली हमारे पास जो भी हमने कलेक्ट किया होता है उसको हम एक मीनिंगफुल फॉर्म में एक प्रोसेस से गुजार लें या उसी रॉ मटेरियल में से हम एक सही मीनिंगफुल चीज़ों को उतारें तो वही चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो फर्स्ट थोड़ा सा ज़रा डेटा इंफॉर्मेशन, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा और दोनों को ज़रा हम यहाँ पर कंपेयर भी करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। सही है, तो डेटा बेसिकली हमारे पास रॉ फैक्ट्स होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है, डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजुअली फॉर्मेटेड एन ए स्पेशल वे। या हम डेटा का ये भी डिफिनीशन ले सकते हैं कि हमारे पास कोई भी नॉट मीनिंगफुल थिंग्स इज कॉल्ड डेटा, या हमारे पास अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा। सही है, या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर भी हम इसको कह सकते हैं, मीन कि कुछ भी रफली हम कलेक्ट कर सकें। तो इसके हमारे पास एग्जाम्पल में नेम आता है, रोल नंबर होता है, जैसा आप लोगों का एड्रेस होता है। सही है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो रेफली हो, हर किसी की हो, उसका कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक वो मकसद ना हो। सही है, अच्छा अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम जाएंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि कुछ भी हमारे पास जो मीनिंगफुल फॉर्म में हो, कुछ भी हमारे पास जो प्रोसेस फॉर्म में आ जाए, कुछ भी हमारे पास ऐसे फॉर्म में आ जाए कि जिस पर हम कोई फैसला भी कर सकते हो, हम उस पर कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है। थोड़ा सा ज़रा सही तरीके से हम डिफिनीशन करेंगे कि ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। See, a collection of facts
organized in such a way that they have additional value beyond the value of the facts themselves. हमारे पास इंफॉर्मेशन कहलाता है. अब इंफॉर्मेशन की भी हमारे पास जो है ना टाइप्स है. तो जिस तरह आप लोगों का लाइब्रेरी कार्ड आपका हो गया. सही है. तो लाइब्रेरी कार्ड मीन आप लोगों ने वहाँ लाइब्रेरी में फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लाइब्रेरी जाते हो, कोई बुक इशू करते हो, तो आपको बुक वो लाइब्रेरी नहीं देती, क्योंकि वहाँ तो वो ना तो आपको जानती है और ना आपका वहाँ पर कुछ डेटा पड़ा होता है. ऐसे तो सिंपल बुक देती है, लेकिन अगर आप उसको इशू करते हो, घर ले जाते हो, फिर लाइब्रेरी से बाहर ले जाते हो, तो फिर उस हालत में लाइब्रेरी ने आपको रिफ्यूज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो ना वो आपको जानती है, ना आपके इंफॉर्मेशन वहाँ पर है. तो वो क्या है हमारे पास कि वो उस फॉर्म में आप डेटा है. जब आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपना क्लास, सारा कुछ वहाँ पर और रजिस्टर में एंट्री करोगे, फिर उस सारे प्रोसेस के बाद, वेरिफिकेशन के बाद कि हाँ ये इस कॉलेज की स्टूडेंट है, इस क्लास की है, इस डिपार्टमेंट की है, ये इसका ये रोल नंबर है, नहीं इसका ये नाम है. जब लाइब्रेरियन सेटिस्फाई हो जाए तभी वो आपको एक कार्ड इशू करता है, और उसी कार्ड के बेस पर आप फिर बुक घर भी ले जा सकते हो और बुक को मीन किसी को दे भी सकते हो. सही है. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया. तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. सही है. अब थोड़ा सा ज़रा दोनों को मैं कंपेयर करूँगी कि डेटा हम एंड इंफॉर्मेशन. सही है. तो डेटा हमारे पास दोनों को ज़रा कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं आप कि डेटा हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं. सही है. जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास एक आउटपुट होता है, एक मीनिंगफुल चीज़ हमारे पास आ जाए. सही है. तो डेटा एज ए इनपुट, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ए आउटपुट. ये दोनों में कंपैरिजन हो गए, समझ आ गए डिफ्रेंशिएट की. अच्छा, इसके अलावा हम ज़रा डेटा इंफॉर्मेशन को एक दूसरी चीज़ से भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे पास डेटा जो है ना इंडिपेंडेंट होता है. तो ये वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होता. मीन रफली कुछ होते हैं ना, रफली सारा पिक्चर होता है, कलेक्शन होता है. जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा डिपेंड करेगा डेटा पर. कुछ भी रफली हो, जैसा भी हो, कुछ हो, उसी से हम कुछ मीनिंगफुल उठाते हैं. अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कहाँ से कुछ मीनिंगफुल उठाओगे. सही है. तो मीन के डेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपेंडेंट होता है. क्लियर है. दूसरी जो डिफरेंशिएट हमारे पास दोनों के दरमियान में है वो ये है कि डेटा हमारे पास जो है ना नॉट मीनिंगफुल है. सही है. जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल है. इसके अलावा है कि डेटा हमारे पास अनप्रोसेस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस फॉर्म में होता है. सही है स्टूडेंट. अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे चीज़ें इसमें आ जाती हैं. एक हमारे पास जो डिफरेंशिएट है दोनों में कि डेटा पर हम क्या है कि ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं एंड ना ही एक्शन ले सकते. जिस तरह लाइब्रेरी के उस केस में कि लाइब्रेरियन मतलब आपका वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं था तो उसने आपको बुक देने से रिफ्यूज़ कर गए. सही है. और फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि लाइब्रेरियन आपके पास कार्ड है तो उस कार्ड के बेस पर आपको बुक इशू करता है. तो मीन कि वहाँ पर लाइब्रेरियन ने डिसीजन कब लिया, जब उनको उनके पास सबूत आ गया कार्ड कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज की है, इस डिपार्टमेंट में, इस क्लास में, ये रोल नंबर, ये नाम है. नहीं है. जब उनको कंफर्म ही नहीं था कि ये मीन हमारे कॉलेज का है, तो मीन उस फॉर्म में हमारे पास वो क्या है डेटा थी. तो समझ पा गए ना कि डेटा हमारे पास जो है ना इस पर ना तो हम फैसला कर सकते, ना डिसीजन ले सकते, ना एक्शन ले सकते. जबकि इंफॉर्मेशन के केस में आप देख लें कि लाइब्रेरी ने क्या एक्शन ले लिया, क्या डिसीजन कर लिया कि आपको बुक इशू कर लिया उस कार्ड के बेस पर. सही है. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है. आप नेक्स्ट जाएंगे. बेसिक समझ आ गया ना डेटा इंफॉर्मेशन की. ओके.
अच्छा क्या है, अच्छा अभी इसी डेटा इंफॉर्मेशन को विद एग्जांपल डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आपको समझाएंगे। तो डेटा हमारे पास जिस तरह थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर टेकन एवरी हॉर, जिस तरह हमारे पास ये सारा हमारे पास डिफरेंट डेटा है, देख सकते हैं ना। सही है। अब ये डेटा हमारे पास इनमें कुछ मीनिंगफुल कुछ ये हम उठाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। सही है। तो देख ले टुडे हाइट हमारे पास ये है। सही है। टुडे मतलब हाई ये है एंड टुडेज लो ये है। समझ आए। तो ये मीनिंगफुल है ना, इसमें बहुत सारे हैं ना, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो लो एंड हाई की ज़रूरत है। मीन के थर्मामीटर रीडिंग टेम्परेचर की हम बात करें कि मीन कितना लो है कितना हाई, दरमियान में तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये इन चीज़ की हमारे पास ज़रूरत है, बाकी की तो नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूँ, जिससे आपको पता है कंप्यूटर के हमारे पास जो है चलो मैं ज़रा पेंसिल निकाल लूँ, पेंसिल के थ्रू आपको ये करा दूँ तो हो सकता है आपको समझ आ जाए। सही है। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा, डेटा हो गए। सही है। चलो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखूँगी। अच्छा क्या है यहाँ पर हमारे पास एक है, फिर ये बेसिक ज़रा समझा दूँ ना, ताकि फिर आपको यहाँ से बाकी चीज़ें क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा ये एरो का मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा इसको हम एज ए डेटा ले लें। सही है। अच्छा ये मेरे पास डेटा हो गया, ये मेरे पास जो है ना क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। मैं आपको जस्ट ये डेटा इंफॉर्मेशन समझा रही हूँ ताकि आपको यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। हाँ ये सारी चीज़ें तो बहुत ही वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत याद भी हो गई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ करती हूँ ताकि आपका आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा एक सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं ना, बना रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा डेटा इंफॉर्मेशन को कर रही हूँ। अच्छा मेरे पास ये डेटा होगा, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा, और ये आपको पता है ये आपके पास वो प्रोसेस होता है, मीन आपके पास ये क्या है, सीपीयू है। सही है। चलो मैं बस यहाँ पर सीपीयू ही लिख दूँगी। अच्छा मीन के ये मेरे पास एक सीपीयू है, मीन के यहाँ पर हम सारा प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा कहने का मतलब ये है कि डेटा हमारे पास हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, जो कि हमारे पास इनपुट यूनिट के थ्रू करते हैं। सही है। इनपुट यूनिट के थ्रू करते हैं, यहाँ पर सीपीयू में हमारे पास प्रोसेसर लगा होता है। सही है। वो क्या करता है सीपीयू, इसमें से जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं सही है वो उसको यहाँ ले जाता है, और यहाँ पर ये हमारे पास एक आउटपुट रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना नॉन मीनिंगफुल हो, जिस पर कोई वो सही नहीं हो, तो मीन वो यहाँ रिजेक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास डेटा रहता है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूँ डेटाबेस के लिहाज से, कि जिस तरह आप लोगों के मेरिट लिस्ट लगते हैं, तो आप सब स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर क्या इनपुट यूनिट में सारे स्टूडेंट जो है ना अप्लाई करते हो ना अपने सारे मेरिट, मीन के आप लोगों का जितना भी है वो जीपीए होता है, मार्क्स किस तरह होते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, फिर यहाँ पर कॉलेज वाले एक मेरिट लगाते हैं, सीपीयू का में यहाँ पर एक मेरिट लगाते हैं कि अगर मेरिट में है कि अगर किसी के मार्क्स जो है ना क्या है, मैं एक सिंपल सी लगा रही हूँ। सही है कि 50 से लेस देन हो। सही है। और या इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या है, तो उस मीन के उसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे। समझ आ रही है। अब अगर उससे आगे है तो मीन उसको हम एक्सेप्ट करें। इस तरह मेरिट लिस्ट में एक ये कंडीशन लिख जाती है। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट है
वो बीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रही है और उसके मार्क्स जो है ना मीन टोटल की बात मैं कर रही हूँ ना कि मीन ये परसेंटेज 50 यहाँ पर मैंने रखा और उस स्टूडेंट का परसेंटेज जो है ना 51 है, तो मीन 51 इससे क्या है ज़्यादा है ना, और बराबर तो नहीं लेकिन ज़्यादा है, तो उस लड़की को यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये कंडीशन मैंने लगाया ना, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ इंफॉर्मेशन में आएगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। यहाँ पर दूसरी स्टूडेंट है, उसके मार्क्स मेरे पास जो है ना 90 में है, तो मीन 90 तो इससे बहुत ज़्यादा भी है, बराबर तो चोट बहुत ज़्यादा है ना, तो वो प्रोसेसर उसको डायरेक्ट ही लेगा, उसको फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी में सॉर्टिंग एंड आप लोगों ने तो एरेज पढ़ी है ना डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसमें हमारे पास सॉर्टिंग एंड ये सारा कुछ होगा, तो मीन ये 90 तो टॉप में आएगा। सही है, ये पहले तो किसी और ने हो किया ना, लेकिन ये जब आ गए तो वो टॉप में चली जाएगी, ये टॉप में चली जाएगी। इसके बाद एक लड़की है 50 में है, सही है 50% उसका है और वो आ गई, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में है कि 50 हो, तो यहाँ तो ये सही है, लेकिन है क्या हमारे पास है कि 50 हो नहीं, 50 से लेस देन हो या 50 के बराबर हो। तो अगर ये लड़की है और इसके मार्क्स जो है ना यहाँ कंडीशन तो 50 है और 50 के बराबर है, तो मीन उसको रिजेक्ट कर दें। सही है, और अगर किसी को वो ज़्यादा है तो फिर उसको हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो बराबर है, तो मीन इसको हम रिजेक्ट करेंगे। सही है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए ये मैंने सारा कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम ज़रा नेक्स्ट जाएंगे और इस तरह कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। बेसिकली आपके पास 4 टाइप्स ऑफ 4 नहीं 5 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। एक हमारे पास जो है ना अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इससे पहले थोड़ा सा मैं जरा कर लूँ कि हमारे पास 6 डेटा टाइप है। क्या है, एक हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, एक हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। तो ये मीन एक हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, एक हमारे पास जो है ना अल्फ़ाबेटिक डेटा टाइप हो गया। तो ये तो दोनों हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप मीन के न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक दोनों को कंबाइन करके जो हम डेटा बनाते हैं वो हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना पिक्चर डेटा या इमेज डेटा भी आप इसको कह सकते हैं, ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया। तो ये और इसके अलावा हमारे पास जो है ना ग्राफिक्स डेटा भी है। इसमें समझ आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ डेटा है। अब आप देख सकते हैं कि डेटा के ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एंड ये हमारे पास रिप्रेजेंटेड है। मीन के अल्फा न्यूमेरिक में मैंने अभी कहा कि हमारे पास न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक दोनों के कम्बिनेशन से जो बना है डेटा ये है। तो ये तो दूसरा आप देख सकते हैं कि नंबर हो गया, लेटर हो गया एंड दूसरा भी कोई कैरेक्टर वगैरह हो। तो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक मीन इनमें अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों चीज़ें कंबाइन है। जिस तरह आप लोग जो है ना सिटीज़ में जाते हो वहाँ पर एड्रेस होता है, तो एड्रेस में क्या होता है H हमारे पास अल्फ़ाबेटिक है, 9 हमारे पास न्यूमेरिक है। समझ आइए। इस तरह हमारे पास इमेज डेटा है, तो इमेज डेटा हमारे पास ग्राफिक इमेज या पिक्चर वगैरह हम जो चार्ट वगैरह पर बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑडियो डेटा टाइप होगा। ऑडियो मीन जिसमें हमारे पास जस्ट आवाज़ होती है, जो साउंड नॉइज़ या टोन्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं वो हमारे पास है वीडियो डेटा टाइप। सही है, जिसमें हमारे पास साउंड के साथ साथ और पिक्चर मूविंग ये सारी चीज़ें भी आ जाए, जिसमें मूविंग इमेज और पिक्चर। समझ आ रही है? तो आई होप स्टूडेंट आपको बेसिकली समझ आ गई है डेटा इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स हमारे पास एंड विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, तो ये जो मैंने बनाया था से उसी तरह ये भी है। मीन ये इनपुट यूनिट में जिस तरह मैंने यहाँ किया था, ये मेरे पास डेटा होगा। मीन यहाँ पर हम डेटा इनपुट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मीन इस CPU के इस मेरिट से गुजरने के बाद मीन हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन में आएगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? ओके, चलो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मिटा दूँ ना,
ओके सही। अच्छा नेक्स्ट जाएंगे, देख सकते हैं डेटा टू इंफॉर्मेशन किस तरह होते हैं, ये सारा प्रोसेस हमारे पास है। अच्छा अब ज़रा सिस्टम पर आएंगे कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है। तो ये डेटा इंफॉर्मेशन की समझ तो आई गई, अब हमारे पास सिस्टम क्या होगा। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास चंद लफ्ज़ों से बना हुआ है, तो उसी की तरफ हम आ रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को आप तभी नहीं समझ सकोगे जब आप डेटा को नहीं समझ सकोगे। तो जब डेटा की समझ आ गई, सही है, तो आपको इंफॉर्मेशन की भी समझ आ गई है। अब इंफॉर्मेशन दोनों की समझ आ गई है तो आपको अब सिस्टम की भी समझ आ जाएगी। तो थोड़ा सा ज़रा हम सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सिस्टम क्या होता है। तो ए सिस्टम ऑफ एलिमेंट are component that interact to accomplish goal that is called system। उर्दू में आम अल्फाज में हम सिस्टम एक निज़ाम को कहते हैं। सही है, एक निज़ाम में क्या कुछ होता है, हमारे पास इसमें डिफरेंस लोग होते हैं, डिफरेंस अनाज से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सारे मिल कर के इत्तेफाक के साथ एक सिस्टम को चलाते हैं। मैं सिंपल सा ज़रा एग्जांपल आपको दूंगी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट भी हमारे पास एक सिस्टम है ना, जहाँ पर क्या होते हैं कि डिफरेंस लोग, वो कंट्री की सतह पर हो, वो प्रोविंसेस की सतह पर हो, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सतह पर हो या लोकल हो, सारे मिल करके अपने कामों को करते हैं, एक दूसरे के साथ हो या इंडिविजुअल हो। सही है, तो इस तरह हमारे पास एक निज़ाम चलता है। जिस तरह हम टीचर अपनी क्लासेस को ले रहे हैं, सही है, अपनी ड्यूटीज को कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, हमारे आर्मी अपने सरहदों पर जो तैनात है उसकी हिफाजत कर रहे हैं, पुलिस अपने कामों में है। तो मीन हर कोई अपने अपने कामों में मशगूल है, और ये सारे लोग किसके लिए ये सारा कुछ करें, ये एक सिस्टम के लिए कर रहे हैं ताकि ये सिस्टम चल सके। सही है, तो हम भी इसी सिस्टम की तरफ आएंगे। आपका जो कोर्स है उसमें भी हमारे पास इस तरह डिफरेंट सिस्टम हम डेवलप करेंगे कि हमारे पास सिस्टम डिफरेंस किस तरह आप डेवलप करते हैं। आप लोगों ने डेटाबेस में किए भी होंगे, इम्प्लीमेंट भी किए होंगे, तो उसी तरह हम यहाँ पर आएंगे। सही है स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास जो है ना 3 तरीक़ों के इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो क्या क्या है उसको आगे हम बयान करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सिस्टम की समझ तो आ गई ना कि हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरेक्ट होते हैं एकम्प्लिश ए गोल, एक गोल को हासिल करने के लिए ये सारा कुछ होता है। A combination of component working together, that is called system। Okay, अब थोड़ा सा ज़रा एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम विथ सब कंपोनेंट करेंगे। तो अभी ज़रा आप देख सकते हैं सामने आपको नज़र आ रही है हमारे पास कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। तो ये उसमें क्या होता है, एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, उसमें हर अलग अलग जो कस्टमर है वो अपना अपना काम कर रहा है, और इसी के हेल्प की वजह से, इनकी गैदरिंग की वजह से, इनकी सपोर्ट की वजह से एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कस्टमर मेंटेनेंस कंपोनेंट, सेकेंड है ऑर्डर एंट्री कंपोनेंट, थर्ड हमारे पास कैटलॉग मेंटेनेंस कंपोनेंट, एंड फोर्थ हमारे पास ऑर्डर फुलफिलमेंट कंपोनेंट। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के लिए। ये असल में मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस एग्जांपल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास ये बेसिक कंपोनेंट है। अब एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में एक कंपोनेंट जो है ना मिस हो जाए, वो अपना काम ना करे, तो आया आपको लगता है कि ये कस्टमर सपोर्ट सिस्टम चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। समझ आ रही है, हर पार्ट का
हर कंपोनेंट का अपना रोल है अपनी अपनी जगह पर, और इसी की हेल्प की वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। जिस तरह आप अपने मुल्क की सिस्टम को ले लें, सही है, अदलिया हमारे पास, अदलिया का अपना काम है, सही है, और पुलिस एंड आर्मी का अपना काम है, एंड टीचर एंड बाकी का अपना अपना काम है। इनमें से आर्मी अपना काम छोड़ ले तो क्या होता है आपके साथ, सही है, या आपके पुलिस आपके अपना काम छोड़ ले, मतलब छोड़ दे काम, तो फिर आप देख सकते हैं ना कि क्या क्या कुछ हो सकता है। या टीचर अपना काम छोड़ दे तो फिर तो सारे स्टूडेंट का बेड़ा ही गर्क हो जाता है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम हमारे पास क्या है कि इसमें डिफरेंस इन लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंस कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड उसी की हेल्प की वजह से ये पूरा सिस्टम चला है। तो आई होप आपको सिस्टम की समझ आ चुकी होगी अब। ओके, अब हमारे पास जो सिस्टम है इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। जैसा कंप्यूटर है, हमारे पास एक सिस्टम है, सही है, आप लोग जिसको कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसके हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट्स है वो क्या है कि एक हमारे पास उसका इनपुट यूनिट है, एक हमारे पास उसका आउटपुट यूनिट है, एंड एक हमारे पास उसका क्या है, प्रोसेस मीन्स सीपीयू है। बेसिकली तो ये तीन है। अब हमारे पास उसके साथ फोर्थ एलिमेंट भी शामिल है जो कि हमारे पास है स्टोरेज यूनिट, जो कि इनपुट यूनिट है, उसका अपना काम होता है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम के इस चार कंपोनेंट में से एक को भी निकालें तो हो सकता है आप देख सकते हैं ना कि आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम एलिमेंट्स को ज़रा डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास तीन है। एक हमारे पास इनपुट्स हैं, सही है, दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है, एंड थर्ड वन हमारे पास आउटपुट से। ओके, अब इसी सिस्टम का एग्जांपल मैं दूंगी, तो ये एक कंप्यूटर के लिहाज से एक एग्जांपल दूंगी, और उसी एग्जांपल को हम रियल लाइफ के एग्जांपल से के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप सिस्टम, तो ये इसके हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड आउटपुट, समझ आ रही है। एंड फिर हमारे पास उस सब का एक गोल आ जाता है। अब ज़रा रियल लाइफ के एग्जांपल से इसी को मैं कंपेयर करूँगी। तो सिस्टम जैसा एक मूवी होती है, सही है, सिस्टम लाइक मूवी, जिसका हमारे पास यहाँ डिफरेंस एलिमेंट्स इन्वॉल्व होके हमारे पास एक गोल मिल जाता है ना। तो अब एक मूवी के अंदर क्या होते हैं, इनपुट हमारे पास क्या होता है इसमें कि डिफरेंस एक्टर्स, डायरेक्टर, स्टॉप, सेट, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें मिलने से ही हमारे पास ये होंगी, तो तभी हम आगे कुछ प्रोसेस करेंगे, कुछ ड्रामा मूवी वगैरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो जो इनपुट उसका होगा वो एक्टर्स होंगे, डायरेक्टर होगा, स्टॉप होगा, सेट्स होगा, एंड उसके जो कुछ इक्विपमेंट होती हैं वो होने चाहिए। अच्छा, प्रोसेसिंग हमारे पास सिस्टम में जो है, तो मूवी में हमारे पास जो प्रोसेसिंग होगा वो क्या होगा कि ये सारे एक्टर जो है ना ये तो होंगे, लेकिन इक्विपमेंट में उसके कैमरा और ये स्पीकर और ये माइक, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर वो चीज़ क्या प्रोसेस करेंगे, फिल्म करेंगे ना, फिल्मिंग, एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स, ये सारा कुछ करता है ना, मीन अपनी अदाकारी करते हैं। फिर उस की जो मूवी बन जाती है उसकी वो एडिटिंग होती है, स्पेशल इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में होती है ना, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ मिल जाता है, डिफरेंस एक्टर्स और स्टॉफ, इक्विपमेंट, ये सारे एक काम, एक मूवी तो बनाते हैं, लेकिन उसके बनाने के बाद हमारे पास क्या होता है कि फिल्म डिलीवर टू मूवी स्टूडियो, कि जैसे फिल्म ख़त्म हो जाती है उसको फिर वो जो डायरेक्टर होते हैं वो फिर कोई सिनेमा या इसको कोई वो देता है ना, समझ आ रहे हैं ना, कि प्रोसेसिंग होने के बाद जब वो फिल्म एडिट करता है, स्पेशल इफेक्ट सारा कुछ होने के बाद वो क्या करता है, फिर
उसका एक आउटपुट आ जाता है। वो क्या जाते हैं कि फिल्म कंप्लीट हो जाती है, फिल्म फिनिश हो जाती है, और वो उसको फिर किसी सिनेमा और किसी मार्केट में वो बेचता है, और उसी के थ्रू उसको क्या करते हैं, उसको पेश करते हैं ना, तो लोग फिर बाद में वो आते हैं, उसको देखते हैं, और इस तरह एक बिजनेस हो जाता है। तो क्या है कि आउटपुट में ये सारे काम होने के बाद वो फिनिश करने के बाद फिल्म को वो डिलीवर करता है एक स्टूडियो को, एक सिनेमा को, किसी उसको देता है। जो हमारे पास इसका गोल होगा, तो वो गोल क्या होगा कि इंटरटेनिंग मूवी, फिल्म अवार्ड एंड प्रॉफिट। समझ आ रही है क्या हो गया कि जब फिल्म सिनेमा में जाती है तो वहाँ पर लोग इंटरटेनिंग करते हैं इस मूवी से, सिर्फ इस तरह लोग उनको पसंद करते हैं, तो उसके थ्रू उनको कोई अवार्ड वगैरह मिल जाता है, और अवार्ड मिलने के बाद हमारे पास उससे खासा कमाई भी होती है ना। जिस तरह सिनेमा में लोग मूवी देखने जाते हैं, तो वो तो मुफ्त में नहीं देखते ना, या आप लोग देख सकते हैं नेट को वो देते हैं, या दूसरे ममालिक को देते, तो मीन उसके बदले पर उसको बहुत सारा पैसा मिलता है, मीन अपनी उस मूवी को वो बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिस्टम की एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। तो हम अभी नेक्स्ट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिस्टम की समझ तो आ गई, अब इस सिस्टम को हम डेवलप किस तरह करेंगे। सही है, तो सिस्टम डेवलपमेंट हमारे पास क्या है कि सिस्टम डेवलपमेंट्स द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। समझ आ रही है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं या उसको हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट होती है। समझ आ रही है ना, मीन एक चीज़ को हम डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, a system development project can be done by people within the company, आउटसोर्स्ड। समझ आ रही है, सिस्टम हमारे पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, क्या हो किस तरह होंगे, बहुत सारे लोग एक कंपनी के अंदर होंगे। जिस तरह अभी मैंने एक कस्टमर वाला वो एग्जांपल दे दिया, सही है, तो कस्टमर सिस्टम जो है ना उसमें बहुत सारे लोग जो है ना, जिस तरह सिंपल मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जो डिफरेंस शॉप्स होती हैं, सही है, तो एक तो इंडस्ट्रीज में कारखानों में एक चीज़ बनती है, वो चीज़ जो है ना डिफरेंट शॉप्स और कंट्री में या कंट्री से बाहर उनको डिलीवर होती है, सप्लाई होती है, फिर वहाँ से बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं वहाँ से उस चीज़ की सप्लाई जो है ना लोकल या छोटे छोटे शॉप में की जाती है। सही है, तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और इस तरह ये माल जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और इस तरह एक सिस्टम जो है ना डेवलप होता है, और इस तरह एक काम चल रहा होता है। अच्छा, टू इम्प्रूव रिजल्ट ऑफ ए सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट इज डिवाइडेड एंड टू सेवेरल स्टेप। समझ आ रही है, इसको हमने डिफरेंट स्टेप में जो डिवाइड किया है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। उसको तो आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम इसको थोड़ा सा ज़रा रिव्यू करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। तो सिस्टम डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, चाहिए, तो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। आप इस एरो के मतलब को तो आई होप समझ सकते हैं ना, कि मीन ये डायरेक्शन पर देख सकते हैं ना कि इस किस डायरेक्शन में है, तो मीन उसकी फ्लो उसी डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या सिस्टम इन्वेस्टिगेशन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास एक एरो जो है ना एक सीधी गई है एंड एक हमारे पास राइट साइड कर गई है, तो मीन कि ये बात जो है, ये फंक्शन जो है, ये इसके लिए भी यहाँ भी आ सकते हैं एंड इसके बाद वापस भी इस तरह इसको हम कर सकते हैं। समझ आ रही है। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास है सिस्टम एनालिसिस, अंडरस्टैंड, सोल्यूशन, यहाँ पर हम करेंगे। इसके बाद भी नेक्स्ट भी जाएगा एंड बैक भी ये जा सकता है, समझ आ रही है। बैक मीन स्टार्ट तक वो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन, जिसमें हमारे पास क्या हो गया, सेलेक्ट एंड प्लान बेस्ड सोल्यूशन। तो इसमें हमारे पास नीचे नेक्स्ट भी जाएगा एंड बैक भी ये वापस जाएगा। अच्छा, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि क्या करेगा कि प्लेस सोल्यूशन एंड टू इफेक्ट नेक्स्ट एंड बैक। इसके बाद सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू करेंगे तो इवैल्यूएट रिजल्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह ये एक लाइफ साइकिल है ना, मीन साइकिल की फॉर्म में इस तरह साइकिल चक्कर लगाएगा। अच्छा, तो मीन कि हम एक सिस्टम को डेवलप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पर है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन होगा। फिर इसके बाद हम सिस्टम एनालाइज करेंगे, सिस्टम को फिर डिज़ाइन करेंगे, इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड सिस्टम मेंटेनेंस करेंगे। ये सिंपल सी एक ओवरव्यू है सिस्टम डेवलपमेंट की। यहाँ पर मैं आपको एक सिस्टम डेवलपमेंट, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या है, आप हर कोई चीज़ डेवलप करते हो, बनाते हो, वो आपके पास एक सिस्टम है, उस डिफरेंस ये सारे स्टेप होंगे। आप चाय बनाते हो, सही है, तो ये भी आप जो है ना एक सिस्टम को डेवलप करें। क्या है, आप पहले तो आप लोगों ने चाय के लिए इन्वेस्टिगेट करना है उस सिस्टम को कि इसके लिए किस तरह क्या कुछ चाहिए होंगे, सही है, एनालाइज करेंगे, फिर आप उसको डिज़ाइन करेंगे, सही है, फिर उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मीन जो आपके साथ पास बर्तन हैं उसमें आप जो है ना पानी डालोगे, पत्ती डालोगे, चीनी, दूध, ये सारा कुछ करने के बाद गैस पर रखोगे या उसको उबालोगे, बहुत सारे काम आप करोगे ना। असल में ये हमारे पास प्रैक्टिकली डिज़ाइन तो जहन में आप लोगों ने बना लिया, नहीं कि मीन ये चीज़ें चाहिए होंगी और इसको मैंने इस तरह करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में आपका सारा वो प्रैक्टिकल काम होगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू होगा, सही है। रिव्यू या मेंटेनेंस में कि आपके थोड़ा सा ज़रा देखेंगे कि आया मैंने जितने स्टेप भी फॉलो कर लिए, तो मीन उस चाय को आप जो है ना थोड़ा सा ज़रा टेस्ट भी करोगे, क्या या मैंने इसमें चीनी ज़्यादा की है, कम की है, और उसको मैंने उबाला है, दूध उबला हुआ है कि नहीं है। तो मीन इसको आप लोग मेंटेन किस तरह करोगे एंड इसको दोबारा आप अपने, अगर मीन इसमें आपने एक भी स्टेप क्या किया है, मिस किया है, तो मीन आप वापस जा सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो ये तो हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट था। ज़रूरी नहीं है कि मीन के जो मैंने यहाँ दिया है, आप रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। आप लोग अपने लिए एक कपड़े बनाते हो तो आप लोग कपड़ा लेते हो, इसके लिए कुछ डिज़ाइनिंग करते हो, उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, एनालाइज करते हो, क्या ये कपड़ा कैसा है, मैंने जो जहन में जो डिज़ाइन किया है आया ये इस पर हो भी सकेगा कि नहीं। सो ये सारे प्रोसेस मीन हमारे पास यहाँ एक सिस्टम डेवलपमेंट है। ओके, सिस्टम इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, जो हमने अभी जितने भी स्टेप को स्टडी कर लिए हैं उसी स्टेप को हम अभी जो है ना स्टेप बाय स्टेप ज़रा डिटेल में आएंगे। तो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस हमारे पास क्या है कि सिस्टम इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि गेन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेसेस, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद है सिस्टम एनालिसिस, क्या होता है कि डिफाइन द प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, समझ आ रही है। ये बेसिक दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सिस्टम इन्वेस्टिगेशन क्या होता है एंड सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन या इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिव्यू क्या है। तो सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास है कि हाउ the new system will work to meet the business need defined during the system analysis।
समझ जा गई है कि अगर हम एक बिजनेस के लिए एक सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो मीन हमारे पास क्या होगा कि जो सिस्टम डिज़ाइन है, मीन हम आया जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं जिस कंपनी के लिए, जिस बिजनेस के आया, वो उसको कर भी सकता है सपोर्ट। मीन हम जो सिस्टम करेंगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। वो उनके माली हालत को भी देखेंगे, उसके और रिक्वायरमेंट है उसको भी देखेंगे, सही है। उसी के मुताबिक हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। लाइक आप कपड़े बनाते हो, सही है। कपड़े तो हमारे पास डिफरेंस लेवल के बनाए जाते हैं। तो आप एक मिडिल क्लास लड़की है, आप कपड़े बनाना चाहते हैं तो मीन आप ऐसा तो नहीं करोगे कि मीन जो अमीर लोग होते हैं वो तो लाखों में इसमें इतने कपड़े वो लेते हैं ना। लेकिन आप तो अपने लेवल के मुताबिक, अपने मुताबिक कुछ डिज़ाइन सोचोगे एंड उसी को ही डिज़ाइन करोगे। समझ आ गई है। तो यहाँ भी सिस्टम डिज़ाइन में है कि हमारे पास कि हाउ द न्यू सिस्टम विल वर्क टू मीट द बिजनेस नीड। हम जिस कंपनी के लिए जो चीज़ बना रहे हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए भी हम बनाएंगे। अगर उस कंपनी की रिक्वायरमेंट बड़ी है, सही है, सब कुछ ज़रा बड़ी है तो आप लोगों ने उसके करना है। अगर उसका सारा स्टेटस सब चीज़ें ज़रा स्लो पर है तो मीन आप लोगों ने भी उसी के मुताबिक लो लेवल का और चीज़ डेवलप करना है, सही है। अच्छा, तो क्या है कि बिजनेस नीड टू डिफाइन ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस, जो कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम एनालिसिस स्पेस में ये चीज़ें आपको पता होगी ना कि मीन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर डिज़ाइनिंग करनी है, सही है ना। कि आपको पता है कि मेरा क्या लेवल है, ठीक है। तो अपने लेवल को देख कर ही फिर आप सोचोगे कि हाँ मैं इस तरह कपड़े बनाऊंगी, तो है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। हम अपने सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्रिएटिंग और एक्वायरिंग द वेरियस सिस्टम कंपोनेंट डिफाइन इन द डिज़ाइन स्टेप। क्रिएट एंड एक्वायरिंग करेंगे वेरियस सिस्टम कंपोनेंट, जो कि ये चीज़ भी हमारे पास डिज़ाइन पेज में हो। हर स्टेप एक दूसरे के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है, सही है। जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होगा, सही है, वो इसी चीज़ पर बेस करेगा, सिस्टम डिज़ाइन पर। सिस्टम डिज़ाइन जो है ना सिस्टम एनालिसिस पर बेस करके, समझ आ रही है। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है कि असेंबलिंग देम एंड पुटिंग द न्यू सिस्टम इनटू ऑपरेशन। System maintenance and review, check and modify the system so that it continue to meet changing business need. मेंटेनेंस एंड रिव्यू में क्या होगा, इसमें हम चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। अगर इसमें हमारे पास कुछ कमी वगैरह हो तो फिर हम इसमें मॉडिफाई सिस्टम करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास जो चेंजेज है ना बिजनेस नीड के मुताबिक ना हो जाए। समझ आ रही है। एक चीज़ मैंने डेवलप कर लिया, जैसा आप लोग कपड़े बनाते हो तो कपड़े तो किसी ने बना लिए लेकिन वो उस फिर भी आपको पसंद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है, तो वो तो उस दर्जी से अब दोबारा ही वो कराओगे ना। जब तक वो सही उसको सही प्रॉपर तरीके से आपके लिए सही नहीं करेगा तो मीन आप जो है ना उसको मीन फिर जो है ना पैसे भी नहीं दे सकते हैं, सही है। ओके, तो इसमें भी यही बात है ना कि सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिव्यू जो है ना आप लोग इसको चेक करोगे, सही है, क्या ये सही है कि गलत है, और उस तक ये चेंजेस आप करते रहोगे जब तक जो है ना बिजनेस नीड जो उसकी पूरी ना हो जाए। जब उसको पता हो कि मीन के हाँ सिस्टम बस उस पर के सिस्टम उसके हाँ सही चल रहा है और सही काम कर रहा है तभी आपका काम ख़त्म होगा। अदरवाइज़ जो है ना आप लोगों ने इसको सही करके उसको देना होगा। ओके अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप आपको जितना बेसिक हमने अभी तक कर लिया आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा ज़रा हम इस इंफॉर्मेशन को, इस सिस्टम को कंबाइन करके एक दूसरी चीज़ को वो करेंगे डिफाइन, सही है। इंफॉर्मेशन की समझ भी आ गई है, सिस्टम की समझ भी आ चुकी है। अब जो हम करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो कि शॉर्टकट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं IS से, फिर IS हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। ए सेट ऑफ
interrelated elements or component that collect mean input, manipulate mean process, and disseminate output, data and information, and provide a feedback mechanism to meet an object. That is called इंफॉर्मेशन सिस्टम. समझ आ रही है? वही सारी चीज़ें हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होंगी. मीन इनपुट यूनिट, प्रोसेस एंड आउटपुट यूनिट. सो ये इनपुट में मीन वो कलेक्ट, प्रोसेस में मैनिपुलेट वो सारा प्रोसेस, डिसमिनेट वो आउटपुट रिजल्ट. अच्छा, IS जो कि हमारे पास प्रोनाउंस है एज सेपरेट लेटर एन, शॉर्ट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सर्विसेज. क्लियर है? फॉर मेनी कंपनीज IS is the name of department responsible for computer, networking and data management. Other companies refer to the department as IT, जिसको आप लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या है. देख सकते हमारे पास इन्वायरमेंट है. इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कलेक्ट करके इनपुट करेंगे. सही है? वही को हम मैनिपुलेट करेंगे, मीन प्रोसेस करेंगे. उस प्रोसेस के बाद हमारे पास आउटपुट पर आएगा, वो एक रिजल्ट डिस्प्ले करेगा और उस रिजल्ट के बाद इसी इनपुट को कुछ फीडबैक भी जाएगा. तो ये सारा हमारे पास एक्टिविटीज़ है इंफॉर्मेशन सिस्टम की. और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा इसके काम का वर्किंग मैकेनिज्म सारा कुछ इसी तरह है. ओके, अब जो हमारे पास इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है इसको थोड़ा सा ज़रा डिफाइन करेंगे. हमारे पास इनपुट है, प्रोसेसिंग है एंड आउटपुट. इनपुट क्या है कि द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड कैप्चरिंग डेटा वट एवर गोज इनटू द कंप्यूटर. ये इसके बाद प्रोसेसिंग क्या है कि कन्वर्टिंग या ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू यूजफुल आउटपुट. कुछ भी हमारे पास जो यूजफुल फॉर्म में आ जाए, सो ये वो हमारे पास प्रोसेसिंग के थ्रू हमें प्रोसेसिंग होगा. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आउटपुट है यूजफुल इंफॉर्मेशन यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट एंड और रिपोर्ट. ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा. या एनीथिंग दैट कम आउट ऑफ ए कंप्यूटर, या कुछ भी हमारे पास जो रिजल्ट में आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है. अच्छा स्टूडेंट, तो आई होप आपको इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की समझ आ चुकी होगी. आप ज़रूर मुझे बताया करें कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा. मैं कोशिश करूँगी हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम सही तरीके से, क्लियर तरीके से याद हो जाए एंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके स्टूडेंट, अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे. अच्छा, अब ज़रा इनपुट पर डिस्कशन करेंगे. हमारे पास का इनपुट क्या है, किस तरह काम करता है. तो क्या है कि इन वट एवर गोज इनटू द कंप्यूटर, इनपुट कैन टेक ए वेराइटी ऑफ फॉर्म. सही है? इनपुट हम डिफरेंस फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं. जो आप लोगों ने डेटा के डिफरेंस टाइप पढ़े हैं ना, तो मीन हमारे पास जो हम कुछ इनपुट करते हैं वो हमारे पास ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ग्राफिक भी हो सकता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक, कुछ भी हो सकता है. तो क्या है कि वेराइटी ऑफ फॉर्म फ्रॉम कमांड यू एंटर ऑन द कीबोर्ड टू डेटा फ्रॉम अनदर कंप्यूटर और डिवाइस. ए डिवाइस दैट फीड्स data into computer such as a keyboard or mouse is called an input devices. समझ आ रही है? तो the acts of entering data into a computer. अच्छा, आउटपुट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एनीथिंग दैट कम आउट ऑफ ए कंप्यूटर
Output can be meaningful information and it can appear in a variety of forms as binary number or character or picture and as printed page. आपको पता है ना, आउटपुट हमारे पास बेसिकली दो तरीक़ों से आता है, एक हमारे पास है हार्ड फॉर्म में आता है, एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में आता है। तो प्रिंटेड पेज जिसकी बात अभी हो रही है ये मेरे पास हार्ड फॉर्म में है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड डिस्प्ले स्क्रीन, लाउड स्पीकर एंड प्रिंटर। इसके बाद फीडबैक क्या होता है इसको भी आप समझे। तो फीडबैक हमारे पास, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि हमारे पास एक रिएक्शन होता है, तो ये एक काम के नतीजे में हमें एक जो जवाब मिल जाता है। तो फीडबैक बेसिकली आउटपुट डेट इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू इनपुट और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ओके, अब हम ज़रा डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूं, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्म में मिलता है। एक हमारे पास मैनुअल सिस्टम होता है, सही है। एक हमारे पास जो है ना कन्वेंशनल फाइल सिस्टम होता है एंड थर्ड वन हमारे पास जो है ना डेटाबेस सिस्टम होता है। समझ आ रही है? तो इन्हीं तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को करेंगे। और हमारे पास बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वही तीन चीज़ें ही है, मैनुअल सिस्टम, कन्वेंशन सिस्टम एंड कंप्यूटराइज सिस्टम मीन डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़रा हम यहाँ पर मैनुअल सिस्टम, जो कि आप लोगों को पता है पुराने टाइम के जो हमारे पास रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं, जो ज़्यादातर डेटा हम रजिस्टरों में, कॉपियों में, इन चीज़ों में हम इसको सेव करते थे। तो ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे पास है, इसका मतलब है डेटाबेस सिस्टम मीन सारा कुछ हमारे पास सिस्टम में पड़े होते हैं। सिस्टम में हम सारा कुछ सेव करते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेट होता है, कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मोबाइल होते हैं। तो अब ज़रा हम मैनुअल वीज कंप्यूटेशनल सिस्टम दोनों को ज़रा डिस्कस भी करेंगे एंड दोनों को ज़रा हम क्या करेंगे, एक दूसरे के से कंपेयर भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा मैनुअल सिस्टम पर आएंगे, जो कि क्या है कि मैनुअल सिस्टम स्टिल वाइडली यूज। आप देख रहे हैं ना, आजकल हमारे ज़्यादातर कॉलेजेस, स्कूल में वही मैनुअल सिस्टम ही चल रहा है। कंप्यूटराइज भी अभी बस ये ऑनलाइन क्लासेस के बाद मेरे ख्याल में सारे कंप्यूटराइज हो जाएंगे फुल, बट अभी तक हम क्या है मैनुअल सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसी पर ही ज़्यादा वो डिपेंड भी है और ज़्यादातर वही काम अभी भी चल रहा है। तो जो मैनुअल सिस्टम है स्टिल वाइडली यूज, फॉर एग्जांपल सम इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट manual draw chart and trend line to assess them and making investment decision. Computerized सिस्टम हमारे पास क्या होता है, क्या है कि द अबोव ट्रेंड लाइन कैन बी ड्रॉ बाय कंप्यूटर। अब क्लियर हो गया है स्टूडेंट कि हमारे पास मैनुअल एंड कंप्यूटराइज सिस्टम में फर्क और दोनों क्या क्या है। विद एग्जांपल आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ज़रा जो इवोल्यूशन हमारे पास आया है, से जो चेंजेस अभी आ गई है, तो क्या है कि मैंने कंप्यूटराइज सिस्टम बिगिन एज मैनुअल सिस्टम, फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी असिस्टेंस। समझ आ रही है ना? अच्छा, कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप लोग शॉर्टकटली CBIS भी कह सकते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हमारे पास क्या है कि CBIS एज कंपोज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल, प्रोसीजर। समझ आ रही है? हमारे पास CBIS बेसिकली इन 5 चीज़ों से ही बना है। तो टुगेदर दे आर कॉन्फ़िगर्ड टू कलेक्ट, मैनिपुलेट, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड टू इंफॉर्मेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ ए CBIS
जो कि 5 पार्ट्स है हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CBIS सिस्टम के लिए। तो वो जो है, फर्स्ट वन हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन, पीपल एंड प्रोसीजर्स। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? सिंपल अल्फाज में मैं बता दूं कि वो फिजिकल कंपोनेंट डिवाइसेस दैट वी कैन टच फिजिकली इज कॉल्ड हार्डवेयर। सिंपल, वो बच्चों वाले डिफिनीशन तो आई होप कि सबको याद होंगे। तो जस्ट कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक, मुझे भी जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करना ही बस चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप रट्टे लगाएं, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन चीज़ों की समझ आ जाए, बस यही काफ़ी है। तो क्या हमारे पास है कि हार्डवेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज टू परफॉर्म इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट एक्टिविटीज़। The object that you can actually touch like disk drive, display screen, keyboard, printer board and chips, ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फिजिकली हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंस हार्डवेयर है। इसके अलावा हमारे पास ये तो सिंपल हार्डवेयर, तो हमारे पास ये जो चीज़ भी आप टच कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के रिलेटेड जो हमारे पास फिजिकली हो तो उसको हम फिर कंप्यूटर हार्डवेयर कहेंगे। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर जो कि हम नाम से ही ज़ाहिर है, हमारे पास क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये जिसको जो हमारे पास रन होता है, जिसको आप लोग जो है ना टच नहीं कर सकते। मीन कोई भी इसको टच नहीं कर सकता। ये मीन एक कंसेप्ट होता है, एक हमारे पास जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इसको आप लोग जो है ना प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के हमारे पास क्या है कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसको हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोड के थ्रू ही बनाते हैं। डेट कंप्यूटर प्रोग्राम डेट गवर्न डिटरमाइन कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, लाइक विंडोज़ हो गई है। तो विंडो आपके पास क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसने आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और डेटा। जो अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब वो हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो हमारे पास ये तो थी सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस है। डेटाबेस हमारे पास क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली हमारे पास एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इंफॉर्मेशन होता है। डेटा एंड बेस, डेटा आपको पता है रफली कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर होंगे। बेस मीन हमारे पास एक लोकेशन जहाँ पर हम बहुत सारा डेटा, सब चीज़ें जो है ना वहाँ पर स्टोर करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select desired pieces of data is called database. अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे टेली कम्युनिकेशंस को। कि टेली कम्युनिकेशन भी हमारे पास बेसिकली दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, टेली एंड कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे पास क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम कम्युनिकेशन एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू लिंक्स कंप्यूटर system and to effective networks refer to all types of data transmission from voice to video। तो ये मेरे पास क्या है? हमारे पास टेली कम्युनिकेशन का डिफिनीशन थे, इसके बेसिक्स थी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम पीपल एंड प्रोसीजर्स पर आएंगे। हमारे पास पीपल क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एंड मोस्ट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम include people who manage, run program and maintain the system, like
IT प्रोफेशनल्स। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, इंक्लूड द स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, मेथड एंड रूल फॉर यूजिंग द CBIS। इन CBIS को यूज़ करते हुए हमारे पास जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, डिफरेंट पॉलिसी एंड मेथड एंड रूल होंगी, उसी को हम सारा कुछ करेंगे, तो ये हमारे पास प्रोसीजर कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा हमारे पास डिफरेंट जो CBIS के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। अच्छा, इसके बाद सर हम जाएंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, तो क्या है कि ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क collectively to carry out input, processing, output, storage, and control action in order to convert data into information product that can be used to support forecasting, planning, control, coordination, decision making, and operational activities in an organization. तो ये तो हमारे पास था बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा सा ज़रा रिव्यू थी। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आज की क्लास जो है हमारे पास बेसिक्स थी, सारा इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके बाद हमारे पास चंद और लेक्चर भी मैं करूँगी कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक चीज़ मैं बार बार करूँगी ताकि आपको ये चीज़ सही तरीके से याद आ जाए, सही तरीके से आपका कंसेप्ट बन जाए, और आपको इस काबिल हो कि कल को इस सब्जेक्ट को सही तरीके से आप भी इस डिस्कस कर लो एंड आगे फ्यूचर में भी आपके काम आ जाए। तो स्टूडेंट आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपके समझाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, लेक्चर टाइम देने का, लेक्चर लेने का। एंड इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।